हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है। इन्होंने खुद बहुत बार CGPSC एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हुए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर बना के रखा और ये हमेशा सोच के रखे कि अपने लिए कुछ बेहतर करना है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी। कैसे हैं? बढ़िया। आशीष जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या किया आपने? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्रवंशी है। मैं कबीरधाम ज़िले के एक छोटा सा गांव है पंडरिया ब्लॉक में, मोहगांव करके, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और 10वीं तक मैंने पढ़ाई लिखाई भी वहीं से किया। और मेरे फादर जो हैं वो कृषक परिवार से हैं। हम लोग 2 भाई हैं। 10वीं के बाद मैंने एजुकेशन 11वीं-12वीं के लिए रायपुर में मैं श्री गुरु जाति हायर सेकेंडरी करके है, वहाँ से लिया। फिर BSc बायो से मैंने किया कवर्धा के PJ जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से MSc किया जूलॉजी में। फिर MA हिंदी किया। ओके, बहुत सारी पढ़ाई की हुई है। फिर आपका मतलब आइडिया कैसे आया कि मुझे CGPSC की ही तैयारी करनी है? बचपन में तो गांव में हम रहे हैं और पढ़ाई लिखाई किए, तो बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं और इतना सोच भी नहीं था कि PSC क्रैक करेंगे करके। 11वीं-12वीं पढ़ने में रायपुर गया, ज़रूर कुछ थोड़ा बहुत जाना, परंतु फिर भी ये बहुत ज़्यादा नहीं था कि बहुत बड़े लोग या जो ज़्यादा शहर के लोग हैं और जो जिनके पास पैसे हैं या बहुत पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, हम कैसे लिख पढ़ पाएंगे, ऐसा एक प्रकार का मन में वो था। परंतु जब मैं शिक्षकी जॉब में आया 2011 में, मेरा शिक्षकी जॉब में जैसे वो किया था, PG किया, उसके बाद हो गया था, तो मैं गांव में रहता था, अपने गांव में ही। फिर से गांव बैक हो चुका था और वहाँ से जस्ट लगा हुआ एक गांव है, वहाँ मेरा पोस्टिंग था। मैं पढ़ाने जाता था, तो एक मेरा पढ़ाई से तो जुड़ाव था ही। फिर गांव में ही 3-4 भैया थे, एक भैया और इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे, तो तैयारी हमने ग्रुप डिस्कशन का शुरू किया। क्यों ना 6 से 8 जो बोगस टाइम टाइप रहता है, ऐसे घूमने फिरने में हम निकाल देते हैं, उसका यूज करें। तो हमने शुरू किया और प्री निकला मेरा। तो प्री जैसे निकला, उसके बाद मैं फिर सोचा कि तैयारी किया जाए। मेंस के लिए मैं बिलासपुर आया, यहाँ कोचिंग किया और मेंस फिर यहीं रहते दिया। दुर्भाग्य से उस बार तो नहीं हुआ, लेकिन न्यू जरूर पड़ गया उस बार। कौन सी ईयर की बात है ये 2014 की बात है। 14 की बात है, पहली बार आपने किया। तो उस समय कैसा लगा था? मतलब आपने ये लगा था कि इसके बाद हो सकता है कि बहुत दुखी हो गए थे? क्या सिचुएशन था? यहाँ आते ही तो एकदम पॉजिटिव था मैं। हम एक सिलेबस बदला था उस समय, डिस्क्रिप्टिव हो गया था, जो ऑप्शनल और ये था उससे, तो सिलेबस भी बहुत बड़ा था। कोचिंग वालों को भी पूरा वो सिलेबस उतने कम समय में पूर्ण कर पाना बहुत कठिन था। तो यहाँ आया तो भी मेरे 3-4 दोस्त बने, उनके साथ हम नोट्स बनाने का काम है और इधर उधर मटेरियल लाके फिर नोट्स बनाकर उसको फिर कैसे भी करके अपने कवर करना है एग्ज़ाम के पहले तक, ये हमने रणनीति बनाया। और जब मेरा नहीं हुआ तो मेरे दोस्त लोग सबसे पहले मेरा रिजल्ट देखे क्योंकि उनको यकीन था कि ये भी जाएगा इंटरव्यू तक, क्योंकि मैंने भी कोशिश बहुत अच्छी की थी तैयारी में। नहीं हुआ तो दुखी हुए और उन लोगों का हुआ। एक जिला कार्याधिकारी बने, एक जनपद CO बने, एक दोस्त और बने, ऐसे करके कोई ना कोई पोस्ट वो लोग लिए। मेरे को दुख तो बहुत हुआ कि मेरा नहीं हो पाया, परंतु मेरे दोस्तों ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया कि देखो इस बार नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रहिए। 2-3 दिन ज़रूर मैं बहुत ये था, रोया मतलब, और बहुत वो हुआ, दुखी रहा, परंतु मैंने फिर कोशिश शुरू कर दी करने की। और उसके बाद मैं 13 PSC दिया, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन पोस्ट नहीं मिल पाया।
14 पीएससी में मेरे को CDPO का पोस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट मिला। और फिर लगातार मैं और 2 बार इंटरव्यू दिया, उसमें नहीं हो पाया। फिर CDPO जॉब में CM के एरिया में था मैं, डोंगरगढ़ में, तो वो काम का इतना व्यस्तता था तो एक दो बार मेरा छूट गया। लेकिन मेरे मन में ये था कि प्रशासन में मेरे को जाना ही है। फिर मैं बिलासपुर जैसी पोस्टिंग हुआ, तुरंत मैं फिर शुरू किया तैयारी और PSC मैंने प्री क्लियर किया। उसके बाद एक आया आपदा, कोरोना। तो आपदा में अवसर बोलते हैं, रेलवे स्टेशन में मैं ड्यूटी करता था, मजदूर आते थे, खतरनाक सिचुएशन था, किसी को पता नहीं था, सब जानते हैं कि कितने लोग डरे हुए थे। एक यहाँ बिलासपुर में निकला जो लाइफ सिटी में एक मरीज, उसमें कितना दहशत पूरा बिलासपुर में, और वहाँ का जो उसको फेस करना रेलवे स्टेशन का, क्योंकि वहाँ पूरे देश भर से मजदूर आ रहे थे। उनको हमारा काम रहता था कि गाड़ी जो लोग अलग अलग ज़िले के आए रहते थे उन तक के पहुँचवाने के लिए सैनिटाइज़र, खाने पीने की व्यवस्था, उनको ये कराना, उनका चेक कराना, तो एक प्रकार के बहुत रिक्सी रहता था। फिर घर जाके वो करना, तो मैं उसमें लेकिन ड्यूटी के बाद जाकर तैयारी करने का प्रयास किया और आपदा में अवसर खोजने का प्रयास किया। 2019 PSC का मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और क्रैक करके नायब तहसीलदार तक पोस्ट लिया मैंने। उसके पश्चात भी नहीं रुका, 20 में मैं मेंस दिया, लेकिन कुछ कारणवश मेरा नहीं हो पाया, मिसेस का तबीयत खराब हो गया था, तो 21 में अभी मैं इंटरव्यू देकर बैठा हूँ। बहुत सर, मतलब इतने बार आपने ना अपने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं कि मतलब कभी आप सिलेक्ट हो जाते थे, कभी नहीं हो पाते थे, फिर इतने सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आते रहते थे। और चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स तो आपके लाइफ का एक हिस्सा बचपन से रहे हैं, है ना। इसके बारे में भी बताइए कि बचपन में आपने क्या क्या चीज़ें देखी और उसके बाद ये कैसे जुनून बना के रखा कि नहीं यार अभी भी पढ़ना ही है। बचपन से संघर्ष तो हमने देखा ही है, मेरे परिवार ने भी देखा है। बहुत साधारण और सामान्य परिवार से मैं आता हूँ और गांव के कृषक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी लोग किसानी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा खेती वगैरह था भी नहीं, जैसे तैसे हम लोगों को परवरिश कर रहे थे और जैसे तैसे हम पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन 2010 में जो मेरे साथ दुर्घटना हुआ उसमें मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गया और बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए उस समय। हमारा गांव जो है और हमारा जो कंवरधा का, अभी भी सारे लोग पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहीं गन्ने का एक एरिया है और बहुत ज़्यादा गन्ने का क्षेत्र है, तो वो कंवरधा है और पंडरिया ब्लॉक में सर्वाधिक कृषि होता है, गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो वहाँ बहुत समय से होता रहा है। मैं 10वीं का एग्ज़ाम देकर घूमने गया था और इलेक्ट्रिक जो वो मशीन लगा रहता है गन्ने पेराई का, तो वहाँ पर बैठा था और रस वस पीने के लिए जाते हैं वहाँ, तो पता नहीं अचानक कैसे हुआ, कुछ छिलका वगैरह कुछ दबा था, उसको खींच रहा था या क्या कर रहा था, अचानक मेरे हाथ मशीन में चला गया। जैसे गया, मैं ईश्वर को लोग याद करते हैं वैसी टाइप याद किया, ये क्या हो गया। मैं स्वयं पहले अपने हाथ को देखा, दिखाइए, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। उस समय तो और बहुत भयानक था, ये पूरा छेद वगैरह है। तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में ही आया कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा कैसे, क्योंकि मुझे पता था कि शिक्षा के अलावा जीवन को परिवर्तन करने का कोई माध्यम नहीं है। तो ईश्वर की जैसी इच्छा रहती है उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। हॉस्पिटलाइज किए, 3 महीने तक लगातार मेरा ये चला, इलाज चला, ऑपरेशन हुआ। उसके बाद समय बीतते गया, अप्रैल मई आ गया, जून तक आ गया, फिर से नए वर्ष में अपना को एडमिशन लेना था। तो मेरा पढ़ाई इतना अच्छा था कि मैं अपने क्लास में पूरे उस बोर्ड में 10वीं में प्रथम आया था। तो मेरे दुख के साथ साथ सुखी भी, खुश भी थे मेरे प्रिंसिपल लोग, परिवार के लोग भी, कि पढ़ाई में। लेकिन सबसे बड़ा दुखी यही था कि अब क्या करेगा लड़का, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास भी यही प्रश्न था। लेकिन कहते हैं ईश्वर कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। रास्ता तो आदमी खोजे तो कहीं न कहीं मिलेगा ही, या बना लेता है।
दोनों में एक रहता है। तो ईश्वर कृपा से मैंने बहुत प्रयास किया इस हाथ से लिखने का, लेकिन 2-3 महीने में एकाएक ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मतलब प्रैक्टिस हो नहीं पाता कि लेफ्ट हैंड से मैं लिखूं। मैं राइट हैंड से ही लिखने का प्रयास किया। ज़रूर बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ हुई और ब्लड भी आ जाता था। आज भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतने साल में कभी मैं राइटर नहीं रखा। और मेरा मानना है कि यदि आप में इच्छा शक्ति हो और करने आप कोशिश करें तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। बहुत सारे लोगों को ना इस बात का ना बहुत ज़रूरत है इस वक्त पे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अभी हम लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है CGPSC के, और यही वो टाइम है जब लोग ना अपना पढ़ाई छोड़ रहे हैं। एकदम सत्य बात है। मतलब कैसे हो सकता है कि अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, उसमें से 25 लोग ये बोल रहे हैं कि सर अब मेरे को नहीं पढ़ना है, अब मेरे को नहीं करना है, क्योंकि आखिरी के समय में ना लोग इतना प्रेशराइज्ड फील करते हैं और छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आप हैं कि चाहे कुछ हो जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को पेपर दिलाना है, निकालना है। और वही जज्बे के साथ आज आप इतने बार इतने सारे पेपर को आपने निकाला है। तो इस चीज़ का स्रोत क्या मानते हैं? ऐसा कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, कि जब आपके सामने मुसीबत आती है तो आप क्या सोचते हैं और उससे कैसे बाहर निकलते हैं? मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, और अपने आप में भी सोचता हूँ कि संघर्षों के साए में असल आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाती है जिस ओर रवानी चलती है। बहुत सारे लोग हैं, स्वयं भी प्रेरणा का स्रोत हूँ। मैं तो अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उसका भी अध्ययन करता हूँ, और मुझे मोटिवेशन का एक माध्यम है कि मेडिटेशन और ध्यान और योगा भी मैं करता हूँ। मेरा अभिरुचि भी रहा है, CGPSC में मैं डालता भी हूँ। उसके अलावा इंसान यदि देखे, मान ले जाए हम सोचे तो कभी भी तो एक कदम चल नहीं सकते, लेकिन हम देखेंगे तो किसी ने हमारे पैर में जंजीर तो नहीं डाला है। तो मैं हमेशा मोटिवेशन का मेरा एक ही माध्यम है। एक तो आपको यदि लोगों के लिए करना है, यहाँ आए हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। आप रुक के भी क्या करोगे, इसलिए चलते रहो, तो कहीं न कहीं रास्ते तो मिलेंगे। तो मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ता हूँ, और मेडिटेशन ध्यान भी मेरे को बहुत संबल प्रदान करता है, और उस दिशा में मैं ये आपको मतलब एक्चुअल में हेल्प करता है। ये क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कई जगह पे कि ना ध्यान का, मेडिटेशन का आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपको ना मुश्किल समय में सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कई लोगों के लाइफ में तो मुझे ये लगता है कि ना बहुत ज़्यादा आपसे भी टैलेंटेड लोग रहते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग भी रहते हैं, पर उनके डिसीजंस बड़े ख़राब से रहते हैं। गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं तो कहीं और चले जाते हैं, और जब कई सालों बाद बात करते हैं ना तो ये बोलते हैं यार तूने कर लिया, काश मैं भी किया होता। और उसके अलावा इंसान को सोचना चाहिए। हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं भारत में, हम पढ़ते भी हैं, हमारे CGPSC में वो सिलेबस में भी है। चाहे बुद्ध के बारे में सोच लो, महावीर स्वामी के बारे में सोच लो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सोच लो, जितने भी परिवर्तन के माध्यम रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक आध्यात्मिक जो आंदोलन के और क्रांतिकारी के रहे हैं, उन लोगों का एक ही वो था कि भाई आप अपने आप को, जो आपका जो करने का जो कोशिश है वो एकदम सही रहना चाहिए। आप हमेशा फोकस रहो, उसमें एम बना के रखोगे तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं ये आप भी नहीं जानते हैं। तो इस बात को इंसान को रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसलिए हो जाते हैं कि कहीं न कहीं निकलने से पहले, रास्ते निकलने से पहले वो मंजिल खोजते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। आप सेट करिए अपना टारगेट जो है और चलते रहिए, बस आपको सही दिशा और दशा मालूम होना चाहिए। तो आपने इतने बार एग्ज़ाम दिलाया है, कई बार ऐसा दिलाया कि मतलब पैटर्न ही चेंज हो जाता है ना। तो अभी भी लेटेस्ट जो लोग बोल रहे हैं, जिसमें अच्छे लोगों का हालत ख़राब हो गया, इस साल का जो पेपर था जिसका भी तो रिज़ल्ट नहीं, आप भी अवेट कर रहे हैं, तो क्या देखा आपने आजकल, ऐसा क्या चेंज आ गया है जो एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है इस एग्ज़ाम के बारे में? मैं आपको बताऊं कि मैं तो गांव में पढ़ा था,
टीचर बहुत सारे उस विषय के शिक्षक ही नहीं रहते थे। हम्म। कोई जैसे वो एक्सपर्ट नहीं है, चलो यार ठीक है, नहीं है तो संस्कृत भी पढ़ा लो, मतलब वो भी पढ़ा लो, मतलब वो उसके भी विशेषज्ञ नहीं होते थे, लेकिन पढ़ाना पड़ता था, नहीं रहते थे। तो इंग्लिश और गणित थोड़ा सा वीक रहा, और उसके बाद भी मैंने कभी हार नहीं माना। मेरे को स्कोरिंग सबसे कम, इससे पहले वाले जो पैटर्न था उसमें गणित रहता था, और बाकी लोगों के लिए गणित स्कोरिंग वाला था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज वो भी था। लेकिन लगातार मैं प्रैक्टिस करता था कि इसको तो थोड़ा सा बढ़ाना है, बाकी में मेरे को स्कोरिंग में कर ही लूँगा। तो एक तो विषयों को आपको ये करना चाहिए कि कौन कौन से विषय हैं, पहले तो सबसे पहले सही ढंग से, जैसे जहाँ भी मेरे को जाना है, यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हैं उसका पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए। पहला रहता है कोई भी एग्ज़ाम CGPSC देना है तो क्या देखेगा आदमी कि क्या क्या कौन कौन से विषय रहते हैं, क्या उसका सिलेबस है, इस बात को पहले जानने का प्रयास करना चाहिए, उसके पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप अप्रोच करना चालू करते हो मतलब एग्ज़ाम। तो अभी क्या ऐसा बदलाव आने लग गया है, क्या प्रॉब्लम हो गया है? क्योंकि जो लोग पिछले पढ़े हुए हुए थे ना, मेंस वेंस भी निकाल लिए थे, इंटरव्यू में भी छटे थे, उन लोगों का भी इस साल नहीं हो पा रहा है। देखिए, लगातार आयोग भी चाहती है कि कंपटीशन बहुत है, और उन लोगों का भी सोच है कि कहीं न कहीं हम पैटर्न बदलें, क्योंकि उनका तो काम ही है कि हमारे ज्ञान का परख करना, और बहुत सारे व्यवसायीकरण हो चुका है जानते हैं, तो उनको भी छकाना उनका एक कहा जाए तो हो सकता है ऐसा हो, परंतु हमको बेस से चलना चाहिए। कभी भी कोई भी इमारत बनता है तो उसके बेस को आदमी को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन सा पिलर रहेगा, कहाँ पर नींव मजबूत करते रहेंगे, सही हमारा तैयारी है। जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो उसका पूरा बेस, कोई भी चीज़ है, आप ऊपर या फिर केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाएंगे तो बेसिक क्लियर नहीं है तो क्या फ़ायदा, क्योंकि वही क्वेश्चन तो आने नहीं है, वो तो केवल प्रैक्टिस का माध्यम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसी को भी तैयारी करने वाले को कि सबका बेसिक एकदम क्लियर रखिए आप, चाहे कोई भी विषय हो, हर विषय महत्वपूर्ण है, हर विषय का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 10-15 साल का पैटर्न देखिए, वो पैटर्न से हट के भी आ सकता है, बट आप यदि क्वेश्चन मतलब बेसिक आपका सही है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सब तो ठीक है नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी उसमें रणनीति यही थी। मैं तो उसी समय NT ज्वाइन किया था, ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, तो समय तो ऐसा मिलता नहीं है। केवल मैं बता रहा हूँ कि 6 दिन या 7 दिन का मैं लिया था छुट्टी, आखिरी में प्री होने के जस्ट 7 दिन पहले, बाकी समय में ऐसी तैयारी कर रहा था। लेकिन आप यदि बेसिक क्लियर रखे हो, आपको पता है कि कहाँ से और कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना पहले, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे प्री में आपको, जैसे हम छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के हैं तो जाहिर सी बात फोकस किस में है, छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ की क्वेश्चन को 50 में 50 अटेम्प्ट करने की आपको मादा होना चाहिए। मैंने 50 में 50 किया था पिछले बार, इसलिए कि आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रहे पले बढ़े हैं यदि, तो आपको पूरा मालूम होना चाहिए कि कहाँ से कैसे है। सही आप यदि बुक पढ़ते हैं, सही आप प्रैक्टिस करते हैं, मैप के आधार पे करते हैं और शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आपको प्री निकालने से कभी नहीं रोक पाएगा, आप नहीं रोक पाओगे। उसके बाद आ जाता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स से बढ़िया आप या तो रेगुलर पेपर और टीवी DD न्यूज़ वगैरह के माध्यम से देख सकते हैं, फिर मैगजीन तो आता ही है, मंथली आता है और हाफ उसका आता है और ईयरली भी आता है। तो मैगजीन में बस शार्ट अपने हिसाब से फिर नोट्स बना लिए, उसको जैसे खेल से पूछेगा ही, ठीक है, खेल से पूछेगा, कुछ ऐसी घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो नियुक्त हुए रहते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे अंतरिक्ष वगैरह यान कुछ हुआ है तो ऐसे कुछ पैटर्न हमेशा रहता है जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वगैरह है, उसके बाद हमारे यहाँ का जो विभिन्न पुरस्कार है,
उसमें किनको मिला है, ये सब एक पैटर्न है। उसको सही ढंग से हम पढ़े हैं और ये रिवाइज किए हैं। उसके बाद कुछ डेटा भी रहता है जैसे आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह का, उन सबको तो निश्चित रूप से आपको प्री निकालने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ 20-25 क्वेश्चन यदि हार्ड लगता है आपको नहीं बना सकते तो 75 तो आपका है, तो आपको कैसे कोई रोकेगा। पिछले बार तो 50% भी नहीं गया था कट ऑफ। जी, बहुत सही, बहुत कुछ जानने को मिला। तो सर अब मेरा अगला प्रश्न है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो CGPSC कराता है उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? प्री के लिए तो पहले मैंने जैसे कहा कि बेसिक क्लियर रखें। कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी जिनको CGPSC क्रैक करना है, उनको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सा पोर्शन है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये मालूम होना चाहिए। और एक एक विषय को आप कैसे, आपका कौन सा, जैसे हर एक व्यक्ति कराता है नहीं कि ये पोर्शन थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है तो उसको तो आप अच्छा बनाओगे ही, लेकिन एक कहा जाता है कि यदि 100 में 4 के लिए आपको नहीं बैठना है, 96 के लिए बैठना है। तो एकदम जैसे आप शुरुआत है, जैसे अभी कर रहे हैं 12 फरवरी को जिनको देना है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ पार्ट कैसा है, छत्तीसगढ़ के कोई भी पार्ट को नहीं छोड़ना चाहिए और अच्छे से तैयारी करें। मैप में करके करना है तो करें, ट्रिक बनाना है ट्रिक से करें, या फिर अपना नोट्स बनाए हैं उसमें से करें। अब तो केवल रिवीजन ही रह गया है, बार बार रिवाइज करें उसको, क्योंकि 50 प्रश्न जो रहता है हमारी कला संस्कृति, जनजातियाँ जो है, और हमारे जो खान पान वेशभूषा है, हमारे जो इतिहास है, हमारा जो भूगोल है, हमारा जो कैसे एक लोकतांत्रिक हमारे छत्तीसगढ़ का ढांचा है, जैसे विधानसभा है और विभिन्न ये है पंचायती राज सिस्टम है, तो पंचायती राज से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो नगरीय निकाय और पंचायती राज, वो दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है डीप में, कि कैसे समितियां बनती हैं, कौन कौन से समितियां रहती हैं, सरपंच का, पंच का, उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन क्या क्या उनको उसके लिए योग्यताएँ चाहिए, कैसे उनको निकाल सकते हैं, क्या क्या निकालने की सिस्टम है, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग कैसे काम करती है, कौन कौन सा त्रिस्तरीय ढांचा है, जनपद है, जिला है और इधर ग्राम पंचायत है। इन सब के बारे में आपको डिटेल से और एकदम क्लियर मालूम होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी जो संदेह है और डाउट है वो आपको कहीं न कहीं रोक देगा आगे जाने के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के लिए भी बुक समय कहेंगे तो बता दूंगा बाद में, अथेंटिक जो है। उसके बाद यदि छत्तीसगढ़ के में 45+ आप बना लेते हैं तो 45+ मतलब सोचिए कि ज़्यादा दूर नहीं है आप प्री क्लियर करने के। इसलिए मेरा शुरू से ही जो बेस और स्ट्रांग जो रहा है, जब मैं टीचर बना उस समय से लेकर आज तक के, वो छत्तीसगढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस में भी आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही है, पहले पेपर से लेकर आखिरी पेपर तक। इसलिए छत्तीसगढ़ को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को कहीं न कहीं कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो 20 दिन बचा है उसमें यदि आप 6 घंटे से 8 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम 5 घंटा आप छत्तीसगढ़ को पढ़िए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही आपको प्री निकालने में मदद करेगा। अब रही बात इंडियन जीएस की, और उसके बाद दूसरा है करेंट अफेयर्स। 8-10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स है, तो इधर छत्तीसगढ़ में तो 50 में ही समाहित हो जाएगा, समसामयिकी है, लेकिन उधर 5-6 क्वेश्चन कई बार 7-8 तक के भी ले जाते हैं आयोग जो है वो। तो करेंट अफेयर्स में कुछ पैटर्न है, खेल है और विभिन्न प्रकार के कहाँ से आते हैं, इससे पहले मैंने बताया भी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से यदि तैयारी करेंगे तो वो ऐसा एक सब्जेक्ट और मैटर है जो कोई कठिनाई की ओर नहीं है। आपको अभी 6 महीना पहले घटित घटनाओं को यदि आप रेगुलर हैं तो आप पन्ने पलट लीजिए, अपना नोट्स बनाए हैं तो, नहीं तो जो मैगज़ीन अथेंटिक है उसको पढ़िए। 2 से 3 बार यदि अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ हम नोट्स बनाए हैं या पहले से पढ़े हुए हैं
तो करेंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक प्लस हो गया। तो कहाँ पहुँच गया, 55-56 क्वेश्चन में पहुँच गया आपका। और उसके बाद आप देख लीजिए आप हिस्ट्री कैसे है आपका। हिस्ट्री यदि आपका अच्छा नहीं है तो हिस्ट्री को आप समय दीजिए, लेकिन उतना ना दीजिए जितना। लेकिन एक चीज़ को आपको आप नहीं अपने ध्यान हटा सकते, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, पॉलिटिकल उसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और जितना पॉलिटिकल ये है बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, 6, 7, 8 तक के चला जाता है। तो उसको आपको अच्छे से डीपली पढ़ना चाहिए कि कैसे संवैधानिक हमारा व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था कैसा है। उसको सही ढंग से आप लक्ष्मीकांत वगैरह का जो बुक है उससे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो भी आपको मदद करेगा। उसके बाद साइंस का है। साइंस के यदि आप स्टूडेंट हैं, पहले से पढ़े हुए हैं तो रिवाइज़ कर लें, और नहीं तो बेसिक ही पूछता है 10वीं लेवल का, तो साइंस को कर लीजिए। हिस्ट्री थोड़ा सा कठिन शुरुआत वाले के लिए और कितने भी पढ़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हिस्ट्री को आप चांस आपका अच्छा है, बिल्कुल सभी पेपर सब विषय को आपको ध्यान देना है। लेकिन जियोग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा सा वीक है, तो बाकी इन सब्जेक्ट में आप अच्छा यदि स्टूडेंट जो करते हैं तो निश्चित रूप से उनको प्री क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सही है, आपने मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिवाइड करके समझा दिया, बहुत कुछ की हेल्प करेगी। अब जैसे ये फेज सब लोगों का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेंस के लिए कैसे करना चाहिए? क्या ये जो के लिए एक और कहना चाहूँगा, देखिए पढ़ाई तैयारी बहुत लोग किए रहते हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग करते हैं, आजकल लाइब्रेरी भी बहुत ज़्यादा है, शहर आ जाते हैं है, तो आप तो बहुत ज़्यादा वो है, मटेरियल भी है और इसको मतलब ये भी एटमॉस्फेयर भी, एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा है। उस समय तो मैं जब शुरू किया था तो कुछ था नहीं, मैं गांव में रह के प्री निकाला हूँ और प्री के लिए कभी कोचिंग वगैरह कर, लेकिन अभी डेट में माहौल बहुत अच्छा है। बस उसमें हमको सधे हुए रहना है और सही जो फोकस रहता है नहीं टारगेट, उस फोकस टारगेट को हमको क्लियर रखना है कि कैसे वहाँ वो 2 घंटे में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उसको कैसे रखना है, क्योंकि वहाँ का जो रणनीति है वही निकालने में और वही हमको हटा देने में ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसको कोई नहीं बता सकता, उसके लिए आपको पहले से एक प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे मेरा प्लानिंग रहता है कि मैं पहले क्वेश्चन को 5 मिनट इत्मीनान से पढ़ता हूँ। शुरू में तो चेक कर लेना रहता है कि 100 है कि नहीं, कहीं मिसिंग थोड़ी है कुछ, उसको चेक करने। उसके बाद आप साइन वाइन करते हैं, फिर 5 मिनट आप इत्मीनान से पढ़िए जीएस को खासकर। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि कैसा है, उसके बाद सीधा आप चले जाइए। मेरा रणनीति जो रहता है मैं अपना बता रहा हूँ, सबका अपना अपना हो सकता है। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ को करिए शुरू। क्या है उसमें, क्या है आपका दिमाग वो भी नहीं होता है, नहीं तो इधर करते हैं वो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत और इधर उधर आया तो वहीं से आदमी क्या हो जाता है, क्या है एक डर और ये का भाव नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लो का और डर का भाव आता है जहाँ, वहाँ से बच्चे का जो ये है गिरते जाता है, तो वो कहीं न कहीं गलती करता है फिर, और गलती बार बार इधर उधर उनका दिमाग काम नहीं करता। कई सही क्वेश्चन को भी बाद में बाहर में आके अरे मेरे को पता था मैं गलती कर डाला करके ये सुनने में अक्सर आता है। तो इसलिए रणनीति पहले यदि किसी को करना है, आगे प्री निकालना है तो छत्तीसगढ़ को बनाए, छत्तीसगढ़ के इत्मीनान से पढ़े, छत्तीसगढ़ को बनाए और एक राउंड पहले चले। एक राउंड चलने के बाद चाहे तो पेंसिल रखे और थोड़ा सा छोटा वो कर ले, पिन करते जाएं उसमें, ताकि मालूम रहे कौन सा आंसर है। एक राउंड चलने के बाद फिर मस्त उसको सर्कल कर लिए। फिर सेकंड राउंड छत्तीसगढ़ में ही चलने के बाद देख लिए कि कितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर आप जाओ इसमें इंडियन जीएस में। इंडियन जीएस को भी एक बार पढ़ने का टाइम मैनेजमेंट तो करना ही अपने, क्योंकि बहुत टाइम रहता है, वैसे 2 घंटा समय उसमें पर्याप्त रहता है। उसमें एक बार सरसरी पढ़ने के बाद जो अपने एकदम फिक्स क्वेश्चन आंसर बन रहा है, एकदम मेरे को अरे यार ये तो पता ही है, उसको ये कर लिए। उसके बाद जो बहुत सारा जो दिमाग खपाने वाला रहता है, मल्टीपल ऑप्शन वाला, 1 3 5 7 वाला और पूरा ये वाला, उसको फिर आराम से पढ़ते फिर पहले पूरा एक राउंड चलने के पश्चात आदमी को गिन लेना चाहिए कि मेरा कितना क्वेश्चन जो है मैंने वो कर लिया, सॉल्व कर लिया और सर्कल कर लिया। अब मान ले जाए मैं 60 कर चुका हूँ, तो मुझे क्या है, मुझे लगता है कि इसमें 3 4
और एग्जाम्पल मेरा गलत भी हो गया, तो मेरा 55-56 सही है। मुझे लगता है थोड़ा सा सरल आया है यार, इतना में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2019 पीएससी में ही 135-38 ओबीसी में गया था और जनरल में वो 140 प्लस चला गया था, 70% कट ऑफ ही गया था। तो कई बार बहुत इजी आ जाता है, उस बार बहुत इजी आ गया था। लेकिन 2021 का जैसे हम देखें वहीं, तो उसमें 50 से नीचे भी गया था। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एक बार पढ़ने से समझ में आ जाता है 5 मिनट में कि कैसा आया है पेपर। उसके पश्चात आप वहीं रणनीति बनाओ। एक पीछे तरफ जो रफ दिया रहता है कैसे कैसे मेरे को बनाना है, छत्तीसगढ़ का पहले बनाना है, उसमें से मेरे को 40 प्लस बन रहे हैं, तो 20-25 इसमें से मेरे को करना है। और एक राउंड जाने के बाद आपको गिन लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, पता चल जाता है कि मेरा कितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। उससे क्या होता है, आपको एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अब तो यार मेरा अच्छा है। फिर 10-5 क्वेश्चन यदि आपको लगता है तो आप दिमाग खपाइए, लग रहा है कि एकदम सही मेरा है। जो कूट वाला रहता है, वो कूट वाले में क्या है बहुत समय लगता है, तो कूट वाले बना के जो सही बन रहा है उसको बनाएं, तो 70 प्लस हो गया। यदि मीडियम आया है तो आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, और थोड़ा सा इजी आया है तो 75 प्लस तक चलिए। तो ये रणनीति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और सारे क्वेश्चन को फिर अपना क्वेश्चन पेपर में आंसर जो किए हैं उसको छोटा छोटा टिक कर लिए, ताकि बाद में आपको पता रहना चाहिए जब आके आप मिलाते हैं अपने में। उसके बाद फिर सेकेंड डे से फिर आप मेंस का तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसी के बाद तुरंत शुरू कर देना चाहिए जी। आपने ना बहुत अच्छा डिटेल में बताया, आपने पूरा स्ट्रैटेजी ही बता दिया कि ना किसको पहले कैसे मार्क करना है, फिर वापस आके फिर देखना है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ने इतना डिटेल में बताया हुआ। थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड इसके बाद क्या डाउट आता है ना लोगों को कि मतलब मेंस का तैयारी क्या बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए, या फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट तक रुकना चाहिए उसके बाद तैयारी करना शुरू करना चाहिए मेंस के लिए? तो आपका क्या रहता था, कैसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ये तो यूपीएससी वाले लोग जितने लोग वो हैं, दृष्टि के सर हैं, और कई लोग मान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और यहाँ के लोग भी जानते हैं 30-35 विषय, मतलब जो भी मिला सबको यार डाल दो, ठीक है, ऐसा है। तो इसलिए बहुत टाइम टेकिंग वाला सिलेबस है। इसलिए आप जो प्री जैसे शुरू कर रहे हैं उसी समय से अपना मेंस का भी नोट्स बनाते चलें, ताकि प्री इधर जैसे क्लियर हुआ, एग्ज़ाम दिए, मेंस का नोट्स और जो और भी बच गया सिलेबस उसका नोट्स बना कर रिवीजन करते शुरू अपने को जाना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राइटिंग स्किल, तो रिटन प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको उस 3 घंटे में आप पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाए तो जिसका नहीं लिखे उसका तो मिलेगा ही नहीं। लिखे रहेंगे कुछ सही है तभी मिलेगा। फिर आपका राइटिंग का वो देखना रहता है कि कैसे बन रहा है राइटिंग, वो भी बहुत ख़राब भद्दा नहीं बनना चाहिए। तो उसमें भी कहीं न कहीं आधा नंबर भी आपको कम मिल रहा है, तो 46 क्वेश्चन में 23 नंबर तो ऐसे ही कम पा गए। तो इसलिए शुरू से ही अपने को जैसे प्री निकालना है मेरे को इस साल, तो मैं जब शुरू कर रहा हूँ तो उसी समय से प्री का बेस तो एकदम तैयार करते ही जाना है, और मेंस का नोट्स बनाते जाना है। और चाहूँ तो मैं यदि बांट लिया हूँ, टाइम मेरे को डिवाइड करना चाहिए। प्री का 8 घंटा पढ़ा है, उसी में से बहुत सारा सिलेबस मेंस में है, तो उसको क्या है हमको थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव में रिटर्न में लाना रहता है। बस राइटिंग में कैसे मेरे को अच्छा लिखना है, 2 नंबर 4 नंबर, मतलब उसका जो सिलेबस है उसके अनुसार से। बट बेस तो प्री ही है, बेसिक। तो इसलिए दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। 1 साल के अंदर यदि मेरे को करना है तो प्री के साथ मेरे को मेंस का, ताकि मैं जो 3 जो महीना है, जैसे फरवरी के बाद मई में ले लेंगे एग्ज़ाम, तो मई में जो एग्ज़ाम ले लेंगे तो उस 3 महीने में मैं पूरा सिलेबस पूरा कर लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा सिलेबस है भाई, मेरे को रिटर्न प्रैक्टिस भी करना है, नोट से भी बनाना है, फिर पूरे को तैयारी पढ़ के फिर रिवाइज भी करना है, तो कहाँ से हो पाएगा। तो इसलिए शुरू से तैयारी करना चाहिए, और इसमें रुकने का कहीं कोई स्थान नहीं है। कंटिन्यूअस जो रहते हैं उनको ही सफलता मिलती है। करते रहना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर बनाते रहना चाहिए मेंस के लिए। लगातार आप यदि पढ़ते हैं तो आपको 12-14 घंटा वाला बहुत ज़्यादा जो शरीर को तकलीफ़ देके, जब कई लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जो रेगुलर रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, उनको 6 से 7 घंटा 8 घंटा भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, फोकस्ड हैं, तो कहीं न कहीं एकदम बर्डन नहीं आता।
कई लोग क्या है इसमें ये पेशेंस का है, जैसे कोरोना महामारी एक पेशेंस का था, जो पेशेंस नहीं रख सका तो बहुत लोग डर के भी वो हुए हैं, ऐसा था क्योंकि कोई इलाज नहीं था। वैसी मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि पेशेंस का है, पेशेंस बनाए रखना चाहिए। जब अच्छा तैयारी करते हैं और रेगुलर रहते हैं तो कहीं न कहीं उस टाइम को यूज़ कर पाते हैं। आपको अलग से टाइम बाद में मिलना नहीं है, तो आप रेगुलर रहेंगे 8 घंटा, तो आप नोट्स भी बनाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ मेंटर है या फिर आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करेंगे, आप कैसे पढ़ रहे हैं, मैं कैसे पढ़, रणनीति भी बनता है। कुछ मेंटर्स है उसको दिखाएंगे, चेक कराएंगे, तो एक पहले से ही आपका अच्छा वो रहेगा। तो आखिरी में जो बहुत लोग का इसके साथ यही होता है कि पेशेंस खो देते हैं। मन में डर हो जाता है कि क्या होगा, मैं पूरा वो लिख पाऊँगा कि नहीं, कैसे बनेगा, एकदम नज़दीक आ गए, 1 महीना 2 महीना बचा है, नहीं हो पा रहा तैयारी, और वहाँ जाके वो क्या है, मेंस में पूरा गड़बड़ हो जाता है। तैयारी अच्छे किए रहते हैं लेकिन मेंस में क्या है, वो 3 घंटे में अपने आप को सही वो नहीं कर पाते और रात भर जग जाते हैं, नींद नहीं आता कई लोग को। ऐसे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं और सुनने को आता है। तो रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, पेशेंस भी रहेगा, तैयारी भी अच्छा रहेगा, आप जान पाएंगे पुराने क्वेश्चन कैसे आए थे, लगातार पैटर्न देख पाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे टाइप पूछ रहा है। फिर अलग अलग क्या है वो है 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, फिर 10 आता है, 15 नंबर का आता है। इन सब प्रश्नों को कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, आंसर अलग अलग विषयवार कैसे आंसर हो सकता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें, पॉइंट कौन सा होगा। तो ये सब सोच लेने में, रणनीति बनाने में आपको मदद मिलता है। आप आखिरी समय में एकदम कूदेंगे तो कहाँ से ये कर पाएंगे, आप ना उधर पढ़ पाएंगे इधर पढ़ पाएंगे, कन्फ्यूज़न में फिर वही सही ढंग से पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं आपको सफलता से आप दूर रह जाएंगे, ये होता है। मतलब एक पूरी रणनीति बनी रहनी चाहिए आपकी अच्छे से इस तैयारी के दौर में। बिल्कुल एकदम फोकस रहें, प्लानिंग रखें, अपनी अपनी प्लानिंग भी होती है और 4 लोग से मतलब जुड़े रहते हैं तो कहीं कहीं शेयर होता है। जो पढ़ने का पैटर्न भी है, एक दूसरे को हम चेक करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और नहीं भी है तो आपका यदि सही है आपका प्लानिंग और आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है, कोई मेंटर है, उसको दिखा लेने से ये है कि स्वयं का कमजोरी क्या कैसे हो सकता है और अच्छा, इससे ये हम स्वयं कई बार नहीं जान पाते हैं। तो दिखा लेने से जो एक्सपीरियंस है, पहले से क्रैक किए हुए हैं, उनको दिखा सकते हैं कैसे उन्होंने आंसर लिखा था, ये पूछ भी सकते हैं। और अपना जो कॉपी चेक कराने से ये फ़ायदा मिलता है कि आप वहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं और फोकस्ड एकदम, मतलब जो आंसर लिखना है उसमें एकदम आप फोकस रहते हैं और आप सही आंसर लिखते हैं, और इससे आपको टाइम बचता है और सामने वाले को प्रभावित भी करता है और ज़्यादा आपको नंबर मिलता है। बिल्कुल, बहुत कुछ जानने को मिला। तो सर, अब हम लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस का डिस्कशन कर लिया है, इंटरव्यू के बारे में बताइए, क्योंकि आपने कई बार इंटरव्यू फेस किया हुआ है। तो जो जज वहाँ पर करते हैं, इंटरव्यूअर्स जो रहते हैं, वो क्या देखते हैं एक स्टूडेंट के अंदर और उनको सिलेक्ट करते हैं, ये आपको क्या लगता है? कोई भी जैसे वहाँ रहते हैं, वो प्रशासनिक सेवा से रहते हैं, चाहे वो मतलब विभिन्न प्रकार के फील्ड को देखे हुए और समझे हुए लोग रहते हैं, चाहे प्रोफेसर हो, विभिन्न विभागों से, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से किए हुए व्यक्ति लोग आए रहते हैं, पत्रकार हैं, अलग अलग भूमिका के लोग। तो वो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ देखे रहते हैं। वो लोग यही आकलन करते हैं कि इनका विज़न क्या है आने का। सबसे पहले यही रहता है, तो आप क्यों आना चाहते हैं। उनका सवाल का मतलब ये रहता है कि भाई आपको क्या लगता है यहाँ आने का, क्या करना चाहेंगे आप आके, क्या आपने कुछ सेट कर रखा है कि कुछ बदलाव आना चाहिए, कहाँ कौन से क्षेत्र में और काम करने चाहिए। क्योंकि एक प्रशासनिक फील्ड में आते हैं, चाहे कोई भी विभाग का आपको डिप्टी कलेक्टर मिलता है या कोई अन्य पोस्ट मिल जाता है, तो आप कैसे वहाँ चेंज लाएंगे या फिर काम करेंगे, ये पहला उनका रहता है। कोई भी का रहेगा, मैं भी रहूँगा तो मैं भी पूछूंगा, क्योंकि हर एक युवा का विज़न क्या है ये जानना उनको ज़रूरी रहता है। उसके बाद आप पॉजिटिव कितने हैं, कैसे सोचते हैं, समाज को आज के परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है उन सब चीज़ों को
करेंट से मतलब बेस्ड भी पूछते हैं वो लोग कि अभी हो रहा है उसमें आपका क्या व्यू है, क्या होना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन मिलकर ही अंततः जनता का लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसके अंदर इर्द गिर्द में आप कैसे सोचते हैं अपने आप को और कैसे कहाँ वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये रहता है कि एकदम आप ओरिजिनल रहिए जो है, क्योंकि इतने साल और इतने चीज़ें वो लोग देख चुके रहते हैं कि आप कोई भी बनावटी बनाने का प्रयास करते हैं तो पकड़ लेते हैं। ये तो मैं आपको एक इंसिडेंट में बता रहा हूँ। मैं एक दिन एक मॉक इंटरव्यू लेने के लिए गया था, तो वहाँ पर ना 5 बच्चे आए। वो सब लोग एक ही बात को कहे कि मेरा हॉबी लोकगीत गाना और सुनना है जी। तो आप बताइए 5 लोग एक के बाद एक आके एक ही चीज़ कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल। अब आप बताइए, जब मैंने वहाँ पे 7-8 लोगों का इंटरव्यू लिया और उसमें से 5 लोग आके यही बोल रहे हैं, तब मैं ये समझ गया कि ये बनावटी है। बिल्कुल। तो वो लोग तो सालों से ले रहे हैं, उनको तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, सीधी सीधी बात, जो आप हैं वही रहिए ना। आपको कौन कह रहा है बदलने के लिए? और जो लोग कहते हैं और जो लोग आपको नया बनावटी बनाने का प्रयास करते हैं तो वो लोग गलत हैं और उसको वो लोग जान जाते हैं। इसलिए कई बार बोलते भी हैं, कौन कौन से जगह गए थे, मांग दे रे, किसने तुमको पट्टी पढ़ाया है, ये आजकल बोल भी देते हैं। कई लोगों को बोला भी हुआ है उन्होंने। इतने सारे साल वो काम कर चुके रहते हैं, अलग अलग फील्ड के रहते हैं, तो उनको मालूम रहता है। आप बोल दोगे कोई भी आंकड़े इधर उधर, तो वो पूछते वही हैं जो उनको मालूम रहता है और जानते हैं, उससे भी आगे जानते रहते हैं गहराई से। तो ज्ञाता सब कुछ तो कोई हो नहीं सकता, परंतु आप ओरिजिनलिटी अपने बनाए रखेंगे, आप सही आई कांटेक्ट रख के सही आंसर देते हैं, सही जानकारी देते हैं। कुछ चीज़ों में व्यू आप पॉइंट अपना रखना है कि भाई नक्सलिज्म क्या है, कैसे आप होना चाहिए, बहुत सारे प्रशासनिक क्षेत्र में क्या बदलाव आना चाहिए, ऐसे कई क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको अपना पक्ष रखना रहता है। तो वो पक्ष को रखने का आप क्या सोचते हैं, आप में क्या सोच है, आपका विचार क्या है, इन सब चीज़ों को भी रखना रहता है। कहीं भी कई लोग बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, शासन वो है वो कर रहा है ये योजना। तो भाई रणनीति जो बनाते हैं, प्लानिंग जो करते हैं, वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो चुने हुए जनप्रतिनिधिगण हैं वो कोई वो बना रहे हैं, योजना बना रहे, स्कीम ला रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग ला रहे हैं, तो उसको आप एक कैसे खारिज कर देंगे जब जनता ने नहीं किया है। तो हाँ, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए या फिर कोई छूटे हुए लोग हैं उनके लिए को समाहित करते हुए एक सुझाव दिया जा सकता है और वही वो लोग चाहते हैं। लेकिन बनावटी और उधर उधर, और उसके बाद आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्योंकि आपको उतरना रहेगा। जैसे मैं एक नायब तहसीलदार बन के आता हूँ और भीड़ है, वहाँ पर मेरे को लाइन आर्डर संभालना है, 100-200 लोगों को आपको छांटना है, शांत करना है, तो क्या लेवल में है आप में? आप पैर कांपने वाले व्यक्ति हैं या फिर भड़ा एकदम बहुत आक्रोशित और उग्र वाले हैं, तब भाई आप संभाल थोड़ी पाएंगे। आप में कैसे सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप कैसे, आपका विवेक शक्ति है, कैसे आप वहाँ पर, आप में क्या क्षमता, क्या योग्यता है। आपने बहुत सारा, इतना सारा पढ़ लिए रहते हैं तो निश्चित रूप से आप में ज्ञान है, इसीलिए आपने प्री और मेंस क्रैक किया है। परंतु इंटरव्यू के लिए आंतरिक रूप में आप में क्या वो है, आपका विचार क्या है समाज को लेकर और जनता को लेकर, सरकार को लेकर, इन सब चीज़ों को एक प्रकार का वो लोग जांचना चाहते हैं या फिर एक प्रकार का परखते हैं वो लोग, बस यही रहता है। बहुत सही, आपने मतलब ना सब कुछ एकदम समराइज़ करके बता दिया कि आप जो हैं वो ही रहिए। नहीं पता है चीज़ें तो सीधा बता दीजिए कि हाँ ये नहीं पता है। एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि आप एज एन ऑफिसर आप सत्य बोल रहे हैं, जो सही है वो बता रहे हैं लोगों को, बनावटी चीज़ें नहीं, धूमिल नहीं रखना अपनी बातों को। यही तो एक चीज़ और रहता है वहाँ, कई बार वो भी पूछते हैं, जैसे कई चीज़ें ऐसा रहता है कि अचानक ले जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्राइसिस में ले गए या खेल से शुरू कर दिए या और किसी चीज़ से शुरू कर दिए। साइंस है, अब आप फिजिक्स पढ़े हैं लेकिन बहुत साल हो गए, अब बहुत ज़्यादा टच में नहीं है। अब कई सब्जेक्ट ऐसा है हम पढ़े जरूर रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है उसका, तो कहीं से पूछ रहे हैं आप नहीं बता पा रहे हैं। तो आपका एक क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव और स्ट्रांग बैकग्राउंड रहना चाहिए। जैसे आप जॉब में हैं, बहुत साल से जॉब के हैं, जॉब या फिर कोई हॉबी है आपका बहुत अच्छा, तो हॉबी में
या फिर और कोई क्षेत्र है आपका कि इस क्षेत्र में, जैसे बहुत सारे आपने सब्जेक्ट पढ़ा लेकिन मैं इस सब्जेक्ट से या करेंट से, तो या फिर छत्तीसगढ़ का कहीं से पूछिए, तो वो वहाँ भी ले जाना रहता है। तो जैसे नहीं बता पा रहे सॉरी बोलिए, उसके बाद बोलिए, यदि पूछ रहे स्वयं या फिर आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र सर पूछेंगे तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छा बता सकूं या फिर जानकारी दे सकूं। तो वो लोग जाते हैं, चलिए ठीक है यहीं से, तो वो भी एक पक्ष रहता है जिसमें आप एक अच्छा बोरिंग ना होकर एक बढ़िया इंटरव्यू दे सकते हैं। और अच्छा एक क्या है, वहाँ जितना अच्छा इंटरेक्शन होता है उसी से प्रभावित होकर वो लोग आपको मार्क्स देते हैं। बहुत सही है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू। एक फाइनल मैसेज चाहिए आपके तरफ से हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कि इस बात का तो एकदम ध्यान रखना, और यही है आपके सीक्रेट आपके सक्सेस का। बिल्कुल, किसी भी चीज़ का कभी शॉर्टकट नहीं होता है। हमेशा कोई भी चीज़ों को, जैसे तैयारी का अपना तैयारी करने का बिल्कुल हर लोग का प्लानिंग हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक ये रहता है कि आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, सही पुस्तक सही नोट्स बनाएं, प्री के लिए भी पूरा आप सिलेबस कंप्लीट करें। कहीं भी कोई भी प्रकार का हो सकता है यार का संभव कोई कहीं गुंजाइश नहीं है, हो सकता है यार इतना कम पढ़ूंगा यहाँ करूँगा, तो ऐसा नहीं है। पूरा आपको मेहनत करना रहता है। आप सही मेहनत करते हैं, आपका प्लानिंग सही है, नोट्स सही बनाए हैं, सही आप रिवीजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी अपने अंदर हमेशा व्यक्ति को जीवित रखना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ तो कि बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, कि बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं वो अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं वो अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत 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 थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे अपने वर्ड्स दिए और अपना टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बड़ा ज़रूरी है, आजकल पैसे से भी ज़्यादा महंगा जो चीज़ है वो समय है, एंड आपने वो दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ऐसी वीडियोज़ और हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।